नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा पीरियड। नीट 2024 में बचे हैं केवल 3 दिन और इन आखिरी के 3 दिन में मैं लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चंस फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के आपको करवा रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 4 साल के पेपर आप कर लो, उतना आपके लिए बहुत है। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने दिया था उसमें मैं आपको ये वाले क्वेश्चन 2020 वाले 2020 वाले क्वेश्चंस ये पार्ट 1 में हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लें। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 2021 और ये है पार्ट 2 ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस। इसी तरह से फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के भी सारे क्वेश्चंस 5 मई से पहले पहले इन अगले 3 दिन में हम लोग पूरे रिवाइज कर लेंगे। जल्दी से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो बच्चों, मैंने होमवर्क पहले से कर रखा है ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, एक छोटे से वीडियो में सारी बातें हो जाए। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए और पूछा इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। जरा बच्चों ध्यान दो, पहले लिखा हुआ है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। हालांकि अब ये नार्कोटिक्स वगैरह आपके सिलेबस में रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन चूंकि 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन था, तो आप थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखो। अदरवाइज जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये बाहर हो गए हैं। तो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, इसमें लिखा था नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बिल्कुल गलत लिखा है। ये नार्कोटिक नहीं होते, नॉन नार्कोटिक होते हैं। ठीक, और उसके बाद लिखा हुआ था कि मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये भी बच्चों फॉल्स लिखा हुआ है, क्योंकि जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, जो नशे में भी लोग यूज़ करते हैं, वो नार्कोटिक की कैटेगरी में आते हैं। मॉर्फिन, हेरोइन, ये सब नशे के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें लिखा है नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक नहीं, सॉरी नॉन नार्कोटिक नहीं, ये होते हैं नार्कोटिक। दोनों बातें ही फॉल्स हैं। तो बोथ स्टेटमेंट, ये वाला आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डैक 4-इन इज। बच्चों IUPAC का क्वेश्चन है। देखो, अगर हम पहले वाले को ध्यान से देखें, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप इसका IUPAC नेम देखोगे तो देखो 2 पे लगा है इस तरह से एक कार्बन, मतलब मिथाइल 2,6, देखो 2,6 पे मिला के डाई मिथाइल हो गया। टोटल 10 कार्बन की चेन है तो बोल देंगे डैक, और उसके बाद 4 पे लगा है डबल बॉन्ड तो 4-इन। तो यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि देखो 2,6 तो 2 ये हो गया 2 पर, कॉमा ये हो गया 6 पर, तो 2,6 पे डाई मिथाइल, और उसके बाद 10 कार्बन से रूट वर्ड बना डैक, और 4 पे आया डबल बॉन्ड तो हो गया 4-इन। क्लियर है? IUPAC का आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। बच्चों आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर अगर बोला जाए इथेन का, तो हम ये एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। और इसमें बोला गया डाइहेड्रल एंगल। ये डाइहेड्रल एंगल का मतलब है हाइड्रोजन के जो ठीक पीछे, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये इससे दूर नहीं, ये इसके ठीक पीछे होता है। जैसे इस हाथ के ठीक पीछे ऐसे हाथ हो, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये एंगल पूछा है। तो ये आपको बाहर दिख रहा है, वो आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। ये जो येलो लाइन है बिल्कुल इसी के ठीक पीछे ये वाली लाइन ऐसे होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे होते हैं। और इसका मतलब हुआ कि जो एंगल इनके बीच में होगा वो होगा 0 डिग्री। तो आंसर हुआ इसका 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। बच्चों देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो पार्ट 1 दिया था, पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन था और वो था 2020 का पेपर। यह है 2021 का, 20 में भी वही क्वेश्चन आया, 21 में भी वही क्वेश्चन आया। तो देखो ये मैंने बना दिया बच्चों 2 ब्रोमो, नंबरिंग कर देता हूं जरा, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। अब इसका हो रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। बीटा कार्बन इधर भी है, बीटा कार्बन इधर भी है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर
जिधर बीटा हाइड्रोजन कम है, इधर हैं 2, इधर हैं 3, अगर इधर वाला प्रोडक्ट बन रहा है मतलब जिधर हाइड्रोजन कम है। वैसे तो ये डिटेल, ये ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ। रियल तरीका जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो फिर टाइम लगेगा, अब उतना टाइम नहीं है। तो ट्रिकी वे में अभी समझ लो, ट्रिकी वे में ये समझ लो कि जिधर हाइड्रोजन कम है उधर से जब H हटता है तो यहाँ पर सेट-जेफ रूल फॉलो होता है और यही मेजर प्रोडक्ट होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और जिधर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है और इसी को हॉफमैन रूल बोलते हैं और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो सेट-जेफ रूल से जिधर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उधर से जब हाइड्रोजन हटता है तो इसको बोलते हैं सेट-जेफ रूल और ये होता है ज़्यादा स्टेबल और यही होता है मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 ब्रोमोपेंटेन से बना पेंट 2 इन, तो देखो ये मैंने पेंट 2 इन बना दिया, यानी कि नंबरिंग ऐसी थी 1 2 3 4 5। जरा देखो 3 वाले कार्बन से H हटा है, यहाँ पे CH2 था, यहाँ केवल H बचा, इसका मतलब सेट-जेफ रूल फॉलो हुआ है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। बच्चों पॉलीमर भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, पॉलीमर हटा दिए गए हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन था तो बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा पहला टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरो टेट्राफ्लोरो, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग गया है, टेट्राफ्लोरो इथेन नहीं, टेट्राफ्लोरो एथिलीन, वो पूरा जा रहा है, अंडू कर दूं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये जल्दी जल्दी में गलत हो गया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये टेट्राफ्लोरो एथिलीन था, इथेन नहीं था। और टेट्राफ्लोरो एथिलीन जो है उससे बनता है टेफ्लॉन। तो ये है इसका मोनोमर, ये है इसका पॉलीमर और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक। इसमें एडिशन ही पूछा था। बाकी जितने भी बनते हैं नाइलॉन 66, डेक्रॉन एंड नेबोलैक, ये जो भी हैं ये सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस बनते हैं। सिलेबस में अब पॉलीमर नहीं है तो आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आंसर था इसका टेफ्लॉन। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन है, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉल रिएजेंट से हुई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दी गई प्रोडक्ट। देखो बच्चों प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सेम यही मैकेनिज्म अभी पार्ट 1 जो मैंने आपको दिया था जिसमें नीट 2020 के क्वेश्चन थे, रिपीट हुआ है, उसमें भी यही क्वेश्चन था। तो एसीटोन मैंने लिख दिया CH3COCH3 और ये ग्रिग्नॉल रिएजेंट लिख दिया और यहाँ पे रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वो लिखो चाहे ना लिखो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। आपको बस क्या करना है, ग्रिग्नॉल रिएजेंट को इस तरह से तोड़ा कि जो R है यानी कि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप पहुंचा दो कार्बन के पास और MgBr पहुंचा दो O के पास। तो देखो O के पास MgBr पहुंचा तो O पे लग गया MgBr और इस कार्बन पे पहुंचा C2H5 तो यहाँ पे आ गया C2H5 और इस तरह से ये जो इंटरमीडिएट बना है इसकी हाइड्रोलिसिस हुई। बच्चों जब इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर HOH से मिलकर बनता है यानी कि H2O। आपको क्या करना है, बस O वाला बॉन्ड OMg के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और वाटर को ऐसे लिख देना है HOH। तो देखो O के साथ H लग गया तो बन गया CH3C, नीचे C2H5, इधर CH3, ऊपर OH। देखो ये बन गया CH3C, CH3C2H5, ऊपर OH और ये क्या अलग हुआ, Mg के साथ लग गया OH तो MgOHBr, ये साइड प्रोडक्ट की तरह बन जाएगा MgOHBr, ठीक। तो ये जो हमारा बन गया था OH, यही देखो C2H5 है, C2H5 जो 2 कार्बन है इनको अलग अलग अगर हम लिख दें, C2H5 को हमने लिख दिया CH2CH3 क्योंकि IUPAC नेम लिखना है, लॉन्गेस्ट चेन ले ली तो 1 2 3 4, नाम देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 मिथाइल और उसके बाद हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो बच्चों यहां पर आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, क्या बना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। IUPAC नेम इसका यही तो होगा। पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत अब नहीं है। यही जनवरी फरवरी के महीने में मैं एक्सप्लेन कर रहा होता तो शायद मैं 15 मिनट में पूरी मैकेनिज्म समझाता। 3 दिन केवल बचे हैं नीट में, अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। फटाफट देखना। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। देखो बच्चों ये कैसे करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है इस क्वेश्चन में, ठीक।
तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी, उसी की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब हम साइज देखते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आगे जाने पे साइज बढ़ता जाता है। साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। और आप सबको पता होगा बॉन्ड की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है, बॉन्ड की मजबूती यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। ठीक, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड की एनर्जी वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। क्यों कम? क्योंकि बॉन्ड की लंबाई जब बढ़ती है तो बॉन्ड की मजबूती कम होती जाती है, और जब बॉन्ड की मजबूती कम हो रही है इसका मतलब बॉन्ड की एनर्जी भी कम हो रही है। तो जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा वही आंसर हो जाएगा, और ये लिखा हुआ था सेकेंड ऑप्शन में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेटामेरिज्म होती कब है? मेटामेरिज्म तब होती है जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किस तरह के लगे हों? जैसे कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यानी कि जैसे O लगा हुआ हो, या एस्टर ग्रुप COO ऐसे लगा हो, ठीक है, या कोई भी लगा हुआ हो, फालतू में और टाइम लगाने की जरूरत नहीं। जब मैंने पॉलीवैलेंट बोल दिया, पॉलीवैलेंट का मतलब ये हो गया कि जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा साइड में कार्बन की चेन अटैच हो सकती हो, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मेटामेरिज्म पाई जाती है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, और ये तब होती है जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट में, मतलब इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की चेन हो जाए। शर्त ये है सारे कंपाउंड्स में टोटल कार्बन, टोटल ऑक्सीजन, टोटल नाइट्रोजन जो भी है उनका नंबर सेम रहे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे कंपाउंड्स का सेम हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, और आजू बाजू की कार्बन चेन जो है वो छोटी बड़ी हो, कम ज्यादा हो। ठीक, तो जब आप इसको चेक करोगे तो पहला जो C5H12 है, देखो ये किस टाइप का लिखा हुआ है? ये बच्चों इस टाइप का लिखा हुआ था, ये लिखा था CnH2n+2 टाइप। देखो C5H12 CnH2n+2 टाइप, ये एल्केन है। तो एल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, पॉलीवैलेंट का मोनोवैलेंट भी नहीं है, तो इसमें मेटामेरिज्म नहीं होगी। ये फॉर्मूला था CnH2n+2O टाइप, और ये फॉर्मूला होता है ईथर का। ईथर में हो सकती है, लेकिन अब जरा चेक करेंगे कि इस ईथर में होगी कि नहीं। तो ये ईथर 3 कार्बन का, ये ऐसे बनेगा, दूसरा कोई और तरीका इसको बनाने का है ही नहीं। ठीक है, तो ये मिथाइल इथाइल ईथर जो है, ये मिथाइल इथाइल ईथर हमेशा यही रहेगा। अगर आप इसको इधर भी ले आओगे, CH3 उधर ले जाओगे, तब भी IUPAC नेम चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये बच्चों जो था, ये था CnH2nO टाइप, CnH2nO टाइप। इसका मतलब ये थे कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड है तो 3 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड एक एसीटोन बन सकता है, और एक 3 कार्बन का बन सकता है एल्डिहाइड। यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो यहां पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई है, मेटामेरिज्म नहीं है। तो ये फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल हो गए। अगला था C4H10O। बच्चों ये भी था CnH2n+2O टाइप, यानी कि ये है ईथर। ईथर में हो सकती है मेटामेरिज्म, लेकिन जरा चेक करते हैं क्या 4 कार्बन में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 1 2 3 4 कार्बन। इसका नाम क्या होगा? ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक, और ये भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ये होगा डाई इथाइल ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन आजू बाजू कार्बन की चेन डिफरेंट है, तो ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ। बच्चों लैंग्वेज पे ध्यान देना, यहां पे बोला गया रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन एल्कली। अभी जो मैंने पिछले 5-10 दिन के अंदर अंदर रिवीजन क्लासेस ली हैं, उसमें 2 क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई हैं, जिसमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 क्लासेस में मैंने रिवाइज करवाई है। आप में से जिन बच्चों ने वो क्लासेस मिस करी हैं, यकीन मानिए आपने अपना बहुत 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 बड़ा नुकसान किया है, और ये नुकसान आपको 5 मई को समझ में आएगा कि कितना बड़ा नुकसान आपने अपना कर लिया।
उन दोनों क्लासेस में ये सारे रिएजेंट, सारी रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शंस, ये सब कुछ मैंने क्लास में याद करवा दी थी, समझा दी थी। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है उनकी ये सारी बातें बहुत अच्छे से तैयार हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये टेस्ट मैंने क्लास में करवाया है, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बच्चों प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी अमीन देते हैं, टर्शरी अमीन नहीं देते। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें डिफरेंस पता करने के लिए यूज किया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट देते हैं, टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते। इसके बाद एक बात और याद रखनी है कि प्राइमरी अमीन के केस में टेस्ट देते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमीन भी टेस्ट देते हैं और इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में डिसॉल्व नहीं होता है। प्राइमरी में डिसॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी में डिसॉल्व नहीं होता है, और टर्शरी वाले तो टेस्ट देते ही नहीं। तो क्वेश्चन में बोला गया रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। यहां से एक बात समझ में आई कि या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, टर्शरी तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे देखते हैं, टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन एल्कली। अब डिसॉल्व्स इन एल्कली बोल दिया, इसका मतलब अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि एल्कली में डिसॉल्व का मतलब ये प्राइमरी वाला है। आपको बच्चों ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कोई प्राइमरी अमीन लिखा हुआ हो, और देखो प्राइमरी अमीन इसमें लिखा हुआ है, ये CH3CH2 का मतलब हो गया R, और ये लगा हुआ है NH2, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। ये तो नाइट्रो है, ये हो नहीं सकता। ये वाला सेकेंडरी अमीन है और ये वाला टर्शरी अमीन है, इसलिए ये टर्शरी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो टेस्ट देता ही नहीं। सेकेंडरी में रिएक्शन तो होती है लेकिन एल्कली में डिसॉल्व नहीं होता है, और ये तो नाइट्रो था। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है CH3CH2COONA। ये सारी की सारी रिएक्शंस में फिर बोल रहा हूं, उन दो क्लासेस में ये सारी बातें हो चुकी हैं भाई। तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है? ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया नीचे। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है? RCOONA। इसकी जब सोडा लाइम से रिएक्शन होती है, सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। क्या बनता है? जो R है इस R में H लगा देते हैं, जो भी कार्बन है उसमें बस H लगा देंगे, और COONA हटाया, इसको बोल दिया N, ये बन गया Na2CO3। तो बच्चों देखो यही रिएक्शन बिल्कुल इस तरह से लिखी हुई थी। तो NaOH के साथ ये जो क्वेश्चन मार्क लगा, ये पूछा ये क्या है, तो ये क्या होगा? ये होगा बच्चों CaO। ठीक है, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला था NaOH प्लस CaO। NaOH लिख दिया था, CaO मिसिंग था, वही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, और यहां पे बच्चों NaBH4 दिया है। तो NaBH4 को लेके आपको ये बातें यहां पे ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? जो NaBH4 होता है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब थोड़ा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। CO कीटोनिक ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। CO कीटोनिक ग्रुप है, उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एस्टर ग्रुप के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जरा देखो यहां पर बच्चों लगा हुआ था एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड OO, तो एस्टर ग्रुप के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ग्रुप बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। यहां पर देखो क्या है, ये हो गया C, तो ये C डबल बॉन्ड ये कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप है तो यहां पे बन जाएगा CH और ऊपर आ जाएगा OH। देखो कीटोनिक ग्रुप से बन जाता है CHOH, तो रिंग में तो CH आ गया, वो लिखने की जरूरत नहीं, और ऊपर लग जाएगा OH। और इस तरह से बच्चों यहां पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ध्यान से देखो COO बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि एस्टर ग्रुप के ऊपर नो इफेक्ट, केवल जो कीटोनिक ग्रुप था CO उसकी जगह पे बन गया CHOH। CH तो यहीं आ गया रिंग में, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और ऊपर OH। तो मेन बात ये थी जो आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से। ये 2021 का पेपर है, ये है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये सारी रिएक्शंस रटवा चुका हूं, सारी रिएक्शंस रटवाई हैं, ठीक है। और जब ये सारी रिएक्शंस रटवाई हैं तो आपने बहुत अच्छे से उनको मजे ले लेके याद किया था, खूब आपको आनंद आया था इसमें। देखो COHCl, तो जब COHCl जिसमें यूज होता है, ये क्या होता है? गटरमैन कोच रिएक्शन। इसके बाद ये देखो
मिथाइल कीटोन है COCH3 और NaOH। ये मैंने किसमें ट्रिक बताई थी? हेलो फॉर्म में। तो ये वाला हो गया हेलो फॉर्म। इसके बाद जरा ये देखो, एल्कोहल एंड एसिड की रिएक्शन हो रही, ये किसमें बताया था? बोलो बोलो। ये बताया था एस्टरीफिकेशन में। और इसके बाद यहां पर जरा देखो, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, रेड फास्फोरस X2 से रिएक्शन हो रही, अल्फा कार्बन से H हटा के वहां पे X लगा देंगे। और ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है HVZ रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस रटवाई हैं आपको। तो बच्चों जब आप इस तरह से मैच करोगे तो यहां पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इज द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये बना, फिर आर और ये आर पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो आपको ये ध्यान देना है कि जो अल्कोहल होते हैं ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इनका यूज किया जाता है, आर यूज टू रिड्यूस डाईएजोनियम सॉल्ट टू एरीन। देखो डाईएजोनियम सॉल्ट टू एरीन का मतलब ये है कि डाईएजोनियम सॉल्ट तो इस तरह से हो गया N2Cl, ठीक, और अल्कोहल की वजह से क्या होता है, ये N2Cl जो है वो हट जाएगा, बाकी जो जैसे लगा था लगा रहने देंगे। तो देखो R से केवल N2Cl हटा है, बाकी Br जैसे लगे थे लगे हैं। इसका मतलब ये काम कौन करता है? N2Cl को हटाया और केवल बेंजीन रिंग बची, ये काम करता है अल्कोहल। हमें देखना है किस ऑप्शन में अल्कोहल लिखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो यही हो गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 2021 का ये लास्ट क्वेश्चन है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। ये भी मैंने रटवाया है, CrO2Cl2। ये कौन सी रिएक्शन थी? इटार्ड रिएक्शन थी। तो ये हिंट है इटार्ड रिएक्शन का। आप एक चीज देख रहे होंगे, उन्हीं दो क्लासेस से ही 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, सब में 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक के। और होते ही कितने हैं? 10-12 क्वेश्चन होते हैं। 10-12 में 7-8 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं केवल 2 क्लास से। तब भी आपको अगर उन क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो ये इटार्ड रिएक्शन है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं, बस आपको इटार्ड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट याद रखना होता है। तो इंटरमीडिएट इसमें बनता है, ये एक हिंट बस ध्यान रखना, इटार्ड रिएक्शन है। तो ये नेम रिएक्शंस की बातें थी। तो इस तरह से ये पेपर हमारा जो कंप्लीट हुआ, ये 2021 का पार्ट 1 में, 2020 हो चुका है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा इसको जरूर देख लेना। इससे ज़्यादा टाइम वीडियो में कतई नहीं लगाऊंगा क्योंकि केवल 3 दिन हैं। जल्दी जल्दी जो भी जितनी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं उतनी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आप अपना हौसला बनाए रखना, डिप्रेशन में नहीं जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, उसने आपके लिए कुछ न कुछ बहुत बेहतर सोच रखा है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ तैयारी गड़बड़ हो, आप डिप्रेशन में अगर जा रहे हैं तो उससे बाहर निकलो, एकदम मस्त रहो, सब कुछ अच्छा होगा। इस यूनिवर्स ने सबके लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। आपके लिए भी कुछ न कुछ बहुत अच्छा प्लान ईश्वर ने जरूर कर रखा होगा। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में जिसमें मैं ये 2021 था, 2022 एंड 2023 के क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक बच्चों, लव यू, बाय।